तो सरकार की कोशिश है कि इनके पेट पर लात मारा जाए। ये दरअसल गुजरात मॉडल है। गुजरात आप चाह कर भी सोशल मीडिया को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई खबर रोक नहीं सकते आप। 25 सालों तक इसलिए लगातार चुप्पी रही क्योंकि वहां इनकम टैक्स ईडी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो जिस सरकार की नीतियों से आपको सवाल करना है, जो जनहित का मसला है, जो पॉलिसी पे आपको सवाल करना है, वही सरकार आपके रेवेन्यू का सोर्स है। तो एक तो बड़ी दिक्कत होगी कि ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मीडिया सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सवाल पूछना सरकार के खिलाफ कैसे हो जाना है कि जैसे जीवन के हर पक्ष में जाति काम करती है, उसी तरह से इस देश के मीडिया में भी जाति काम करती है, और वो एक बहुत बड़े पैमाने पर सवर्ण डोमिनेटेड है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, अतुल चौरसिया। मेरी पहली नहीं दूसरी नौकरी थी और मैं सर से मिला था। सुधीर चौधरी हम लोग के सर के बॉस हुआ करते थे, हम लोग तो फ्रेशर्स थे। मैं स्टार न्यूज़ से गया था वहाँ, लाइव इंडिया। जनमत लाइव इंडिया लाइव इंडिया नहीं, जनमत नहीं हुआ था, शायद बाद में हुआ ना। जब तुम लोग आए थे तब वो लाइव इंडिया हो गया था। हाँ, और अतुल सर अभी न्यूज लॉन्ड्री के संपादक हैं, एडिटर हैं। सोशल मीडिया का क्या है इम्पैक्ट, एक बड़ी कोशिश हो रही है, लगातार सरकार मॉनिटर कर रही है, टीवी अखबार उनके हाथ में है। सरकार की कोशिश है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो चैनलों को बंद करवाया जा रहा है, फेसबुक बंद करवाया जा रहा है, यूट्यूब बंद करवाया जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री के साथ भी ये हुआ था। इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, कितना इम्पैक्ट हो रहा है, इससे भी समझने की कोशिश करेंगे। और टीवी अखबार के मुकाबले, जबकि टीवी अखबार भी अब यूट्यूब पर आ गया है, अब टीवी कोई देख नहीं रहा, अखबार कोई पढ़ नहीं रहा है, अब वो सब यूट्यूब पर आ गए हैं। एनबीटी आप देखिए, जनसत्ता देखिए, तमाम हिंदुस्तान टाइम्स, सब वीडियो फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या सरकार यूट्यूब बंद करा के आवाज़ों को दबा देगी। दरअसल सरकार की कोशिश है कि जो लोग यूट्यूब से चला रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका पेट भी चल रहा है, रोजी रोटी भी चल रही है, इसलिए वो झुक नहीं रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि इनके पेट पर लात मारा जाए। ये दरअसल गुजरात मॉडल है। गुजरात के लोग 25 सालों तक इसलिए लगातार चुप्पी रही क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स ईडी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। लोग तिजारत करते हैं, बिजनेस माइंड सेट के हैं, और पॉलिटिकल बहुत वर्सटाइल नहीं है, तो लोगों का बिजनेस है, वो लगते हैं कि छोड़ो यार, कौन सरकार से पंगा ले। इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं। अभी पिछले बार जब एक लोकतंत्र टीवी बैन हुआ था, उसमें बाकायदा लिखा हुआ था मैसेज में कि ये लोग राजस्व मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अतुल सर, ये इसमें सरकार का ये टैक्टिस सफल हो जाएगी। अगर सारे चैनलों को बंद कर दिया जाए तो फिर लोगों के पास संसाधन ही नहीं आएगा, तो लोग काम ही नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया के साथ एक बड़ी, और खासकर जो भाषाई मीडिया, चाहे हिंदी या इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया है इस समय कि यूट्यूब पर बहुत बड़ा कंजम्पशन बढ़ गया है। बस बनिस्बत लोग स्टोरी पढ़ने के और किसी और तरह से कंज्यूम करने के बजाय यूट्यूब पर स्टोरी देखना, विजुअल फॉर्म में स्टोरी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये रीजनल और उस मीडिया का एक बड़ा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी आबादी है ये। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया के साथ एक और बड़ी बात ये जुड़ गई है कि सूचनाओं का बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। कोई खबर रोक नहीं सकती सरकार का नो डाउट कुछ चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त नियंत्रण है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो बड़ा हिस्सा प्रिंट मीडिया का हो, उसको उसने साध लिया है या उस पर उसका असर है। लेकिन आप चाह कर भी सोशल मीडिया को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई खबर रोक नहीं सकते आप। कहीं ना कहीं से कहीं वो आ जाती है, सामने आ जाती है, और बड़ी एक आबादी, एक बड़ी संख्या तैयार हुई है इन लोगों की। नेशनल दस्तक है, ऐसे तमाम और लोग हैं। नहीं, आप इंडिविजुअल जो लोग शौकिया लिखते हैं ट्विटर फेसबुक पर, कोई वीडियो शेयर कर दिए, खबर पोस्ट कर दी, जो लोग मीडिया संस्थान के रूप में तब्दील हो चुके हैं, न्यूज लॉन्ड्री है, मैं उसी पर आ रहा था, जहां लोग काम कर रहे हैं, वो उसको टारगेट किया जाए कि इसको बैन कर दीजिए, पैसा इनका आना बंद हो जाए, काम खत्म। वो मैं उसी पे आ रहा था। जैसे अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी, और ये सही भी हो सकता है, कुछ लोग उसमें हो सकता है, कुछ यूट्यूबर्स उसमें गड़बड़ भी हो, कुछ ऐसा भी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो यूट्यूब चैनल्स बैन हो रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि
जेन्युइन काम कर रहे होंगे, केवल इसलिए उनको किया जा रहा है क्योंकि सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल करने वाला काम कर रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे साफ कर दूं, जो न्यूज लॉन्ड्री का जो यूट्यूब चैनल बैन हुआ था उसमें एक लाइन वो है, वो सरकार की तरफ से उसमें कोई नहीं था, वो मीडिया हाउसेस ने, मीडिया हाउसेस ने उसको, दूसरे मीडिया हाउसेस ने उसको स्ट्राइक किया और उसकी वजह से वो बंद हुआ। कर वो तो दूसरी स्टोरी। लेकिन ये बात सही है कि सरकार का जो रवैया है, नहीं अभी लगभग 8-10 चैनल को जिस तरह से इससे पहले भी बंद हुआ है, दूसरा खेप था इस बार, तो इससे पहले भी बंद किया कुछ महीने उसमें 1-2 चैनल पाकिस्तानी रखते हैं, बाकी भारतीय रहते तो हैं। उसमें बहुत सारे इंडियन चैनल हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो सवाल पूछना सरकार के खिलाफ कैसे हो जाना है? नहीं, ये तो मैंने इस एक लाइन में कहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो अथॉरिटेरियन है, तानाशाही। उसमें क्या है कि जो कब्जा चाहिए, जो मीडिया पर उनको नियंत्रण चाहिए या किसी भी विषय के ऊपर जो कब्जा चाहिए, वो 99.99% नहीं चाहिए, वो पूरे 100% चाहिए। आप जैसे एनडीटीवी की जो घटना हुई, आप उसको कैसे देख रहे हैं कि एक टेलीविजन चैनल था, इस तमाम दरबारी मीडिया के चैनलों के भीड़ में एक चैनल था जिसकी छवि थी। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो एक अलग विषय है कि कैसे उसके कम से कम एक शो की छवि थी, एक शो था, एक एंकर था। बिल्कुल, कि वहां एक काम हो रहा है जहां पे सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, जिसकी एक बड़ी लोकप्रियता थी। अब अगला चुनाव आने से पहले आप देखिए अगर, तो एक बड़ी दुखद, बड़ी निराशाजनक तस्वीर आपको टेलीविजन मीडिया लैंडस्केप की दिखेगी। मान लीजिए कि जो जिस तरह से पिछले दरवाजे से लेन देन हुआ और अब ये समझ में आया कि अडानी, और जिस तरह के रिश्ते अडानी के सत्ता वर्ग के साथ है या मोदी जी के साथ हैं, उस स्थिति में अगर एनडीटीवी भी उसी गति को प्राप्त होता है जैसे बाकी चैनल चल रहे हैं, बाकी ठाकुर सुहातिम लगे हैं, तब आप कल्पना कीजिए कि अगला जो कोई चुनाव होगा जहां पर सरकार के कामकाज की समीक्षा का वक्त होता है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का, तब सरकार से, क्योंकि हर आदमी विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, सरकार से सवाल करने वाला एक चैनल नहीं होगा नेशनल प्रदेश में, दिल्ली के सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये स्थिति है। तो आपको ये ऐसी अथॉरिटेरियन सरकार है कि जिसको 100% नियंत्रण चाहिए। एक चैनल उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक चैनल का एक शो बर्दाश्त नहीं है, यही तो संदेश है ना। तो उसमें वो उसका दायरा अब बढ़ रहा है, उसको पता है कि यहाँ तो कंट्रोल हो चुका है करीब करीब, लेकिन जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया का है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नियंत्रण में नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव आया है, लोग पैसा दे रहे हैं, उनको लगता है टीवी अखबार सही नहीं है, तो तमाम ऑल्ट न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म हैं, आपके न्यूज लॉन्ड्री है, द प्रिंट है, द क्विंट है, ये सब लोग चंदा से चला रहे हैं। तो ये क्या लोगों को, मतलब मास को लग गया है कि टीवी अखबार मैनेज है और चंदा भी लोग दे रहे हैं, इतनी संख्या में इतना अच्छा अमाउंट दे रहे हैं। एक चीज ये बहुत अच्छा बढ़िया सवाल है, है। ये बहुत बढ़िया सवाल है शंभू, और ये सबको समझना चाहिए मेरे ख्याल से। जो लोग भी मीडिया में काम कर रहे हैं या मीडिया से जिनका साबका है, ताल्लुक है, उनको सबको ये बात समझनी चाहिए कि मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है, इसीलिए यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म आए और जिसमें नेशनल दस्तक या और तमाम लोग, उसने एक स्पेस दिया, एक नया प्लेटफॉर्म मंच कराया, उपलब्ध कराया है, वो तो एक पहलू है। लेकिन ओवरऑल जो मीडिया का पूरा लैंडस्केप है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही फ्लॉड है, मतलब उसमें बहुत खामियों भरा है। खामी कैसे कि वो पूरा विज्ञापन पर आधारित मीडिया है। विज्ञापन दो बड़े स्रोत हैं, या तो कॉर्पोरेट देगा या सरकार देगी। कॉर्पोरेट की जो बुरी दुर्गति है सबको पता है, कोविड के बाद और बुरी हालत हो गई है, कॉर्पोरेट उस तरह से विज्ञापन देने की स्थिति में नहीं। हालांकि कॉर्पोरेट का भी नियंत्रण कोई अच्छी बात नहीं। ले दे की बची सरकार, और वो आज की सच्चाई है कि सबसे बड़ा विज्ञापनदाता आज की सरकार है। तो जो सरकार, जिस सरकार की नीतियों से आपको सवाल करना है, जो जनहित का मसला है, जो पॉलिसी पे आपको सवाल करना है, वही सरकार आपके रेवेन्यू का सोर्स है। तो एक तो बड़ी दिक्कत होगी कि ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मीडिया सर्वाइव नहीं कर सकता। चंदा सब्सक्रिप्शन मतलब सर्वाइव करेगा, लेकिन सरकार के साथ आपके रोजगारी, रोजी रोटी, गरीबी, ये सब पर सवाल नहीं पूछ पाएगा। बेरोजगारी के सवाल गायब होंगे, लोगों के सवाल गायब होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट ओवरऑल पूरा उसमें से गायब होगा। उसमें
मतलब पत्रकारिता के नाम पे वो स्वांग रचा जाएगा, वो आवरण जो जो होता है ना कि इसमें लगेगा कि बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं जो एंकर करते हैं, लेकिन वो सवाल किससे होंगे? वो जो 10 साल सत्ता से बाहर हुए, जो मायावती को 15 साल हो गए, 12 साल बाहर हो गए सत्ता से, या अखिलेश यादव जो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, 8 साल से, या अखिलेश यादव या राहुल गांधी हैं, इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने कहा। तो वो खैर वो तो बहुत उस पर बात हो गई, हम उस पर और क्या बात करें। मीडिया के रेवेन्यू पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप पूरी दुनिया में देखें, सब जगह जितने भी बड़े मीडिया संस्थान हैं जिनकी बात की जाती है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये सारे लोग सब्सक्रिप्शन आधारित वो मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं कि, और ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए। लोग उसमें निवेश कर रहे हैं, लोगों की बात, बल्कि अल्टीमेटली तो ये है कि मीडिया क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, जनहित का काम है, तो जनहित के पब्लिक उसमें क्यों नहीं निवेश करती? आखिर क्यों जो अखबार हम अपने बचपन में 1990-91 में 2 रुपए में आता था, वो आज भी 5 रुपए 6 रुपए तक ही बढ़ा। और बाकी चीज़ों से आप तुलना कीजिए तो 90 के मुकाबले अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे तो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं। उस समय 7 रुपये 8 रुपये लीटर दूध जो मिलता था, आज 55 रुपये लीटर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा मीडिया के रेवेन्यू के मॉडल को बदलना होगा। सब्सक्रिप्शन, जैसे कि हम न्यूज़ लॉन्ड्री भी हमारे यहाँ है, सब्सक्रिप्शन उसका एक बहुत बड़ा और फ्यूचरिस्टिक विकल्प है कि लोग जुड़े। और उसमें एक चीज़ और भी होता है कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी पर भी फिर आपका एडिटोरियल वो बहुत एक कंपल्सन बनता है कि आपकी वो होगी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट ही अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स होगा। नहीं, अच्छा मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए हम सरकार से ऐड, जैसे अभी भारत में क्या चल रहा है, फेसबुक और ट्विटर को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर सरकार नहीं भी विज्ञापन दे रही, उसके बाद भी आप पब्लिक से पैसा जनरेट करके अगर काम कर रहे हैं और सरकार तब भी आपको बैन कर देगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, अब एक चीज़ इसमें मैं फेसबुक और ट्विटर की बात को मैं पहले थोड़ा सा यूट्यूब, हाँ यूट्यूब की, कि आप फेसबुक ट्विटर से डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, लोकतंत्र, इन चीज़ों के बचने बचाने की उम्मीद मत कि वो उनका कंपल्सन हमारे लिए नहीं है। ना हमारी डेमोक्रेसी के लिए उनका कोई कमिटमेंट है, ना हमारे संविधान के लिए उनका कोई कमिटमेंट है, और ना वो बेसिकली वो प्रोडक्ट नहीं है। वहाँ पर जो लोग हैं वो खुद प्रोडक्ट हैं। वहाँ पर ट्विटर पे, फेसबुक पे, या जो भी, हम खुद प्रोडक्ट हैं और हम बिक रहे हैं वहाँ पे, वो हमारा इस्तेमाल हो रहा है एक बड़े लार्जर बिजनेस मॉडल में, वो एक अलग चीज़ है। तो वो उसको तो हटा ही दीजिए। अब बात आती है कि हम अगर लोगों से इकट्ठा करते हैं, हम लोगों से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यो तब भी सरकार रोड़े अटका सकती है। आपको प्लेटफॉर्म से आउट कर दे। हाँ, आपको तब भी सरकार रोड़े अटका, जैसे कि आपकी अब मजबूरी है कि आपको यूट्यूब पे काम करना है, आप पैसा सरकार के लिए डिपेंड नहीं है, लेकिन सरकार, उसका तरीका ये है, रोड़े अटकाए जाएंगे और हर काम में रोड़े अटकाएंगे। और सरकार का ये काम है आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इसमें रास्ते बनाने हैं, कानूनी रास्तों से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, लीगल तरीके से एक ट्रेंड सेट करने की ज़रूरत है। ट्रेंड इस मायने में कि नेशनल दस्तक ने कोई अच्छा काम किया है, जो भी काम किया है, अपना जर्नलिज्म उसका जो भी है, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए, उस काम का जो कमिटमेंट है, वो काम को दिखाते हुए एक नज़ीर के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर कोर्ट के सामने रखा जाए कि इस काम के लिए अगर परेशान किया जा रहा है तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, लोगों को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी को, ताकि कुछ ऐसी एक लकीर खींचे कोर्ट जो आगे के लिए भी बाकी लोगों का भी रास्ता करे। लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार तो ऐसी है नहीं कि जो दूध की धुली हुई, या ये किसी भी दौर की राजनीति है, वो संतों की तो काम है नहीं। एक मीडिया लिटरेसी बढ़ी है लोगों में, जो 10 साल पहले था, लोग पत्रकार को और अखबार को और टीवी को अंतिम सत्य मानते थे। अब लोगों को लग गया है कि नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं और सरकार के माउथपीस हैं। बहुत ये ज़्यादा मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा। अगर मीडिया लिटरेसी की बात पर हमें इतना ही यकीन होता, मेरा ये मानना है कि भारत में मीडिया लिटरेसी की स्थिति बहुत ख़राब है अभी भी। अगर इतना ही अच्छा होता तो इतने खुलेआम व्हाट्सएप पे जो झूठ फैलाए जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आईटी सेल के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ तो अपनी जगह, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन जिसमें थोड़ा सा सच, ढेर सारा झूठ मिला उला के घाल मिल करके सबके बारे में, मैं एक किसी आदमी की क्या बताऊँ, अम्बेडकर से लेके, नेहरू से लेके, आज़ादी की लड़ाई से लेके, सावरकर, सबके बारे में फैलाया जाता है, सबको उल्टा सीधा। तो मीडिया लिटरेसी अगर बढ़ती तो ये महामारी हमारे सामने आज क्यों बन के खड़ी हुई है। लोग आंख बंद करके, और हर आदमी अपने को इतिहास का विद्वान और इतिहास का प्रोफेसर समझ के घूमता है। आप चलते देखते हैं, मिल जाते हैं लोग। बात मीडिया का जो
कास्ट का जो जो सेटअप है वो कम से कम लोगों को समझ में आने लगा कि चूंकि लालू यादव सवर्ण नहीं है तो उसकी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हेमंत है। से सवाल पूछे जाएंगे, स्टालिन से पूछे जाएंगे, सबको लेकिन नहीं बीजेपी समझ में आ रहा है शंभू, सबको नहीं समझ में आ रहा है। ये केवल उन लोगों को समझ में आने लगा है जो इसके रिसीविंग एंड पे है मीडिया के। इस देश में ये बहुत बड़ा सच है कि जैसे जीवन के हर पक्ष में जाति काम करती है, उसी तरह से इस देश के मीडिया में भी जाति काम करती है, और वो एक बहुत बड़े पैमाने पर सवर्ण डोमिनेटेड है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने शुरू किया था 2 साल पहले हमारा जो मीडिया के अंदर जो न्यूज़ रूम की डाइवर्सिटी है, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, उस पर हम लोगों ने ऑक्सफैम इंडिया के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सर्वे किया था पूरे नेशनल मीडिया में क्या है। और इतनी बुरी स्थिति थी कि 95%, 90%, 98%, 100% तक सवर्ण डोमिनेटेड है। वो लोग जो कि डिसाइडिंग पोजीशंस पे हैं, जो नीतियां बनाते हैं या जो पावरफुल पोजीशंस हैं, तो वहाँ पर संपादकीय स्तर पर यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी नज़र ही नहीं आएगी। वहाँ पर केवल ऊंची कास्ट के जो ऊंची सवर्ण जातियां हैं 2-3, वो इन्हीं के लोगों का कब्जा है। ये समस्या है इस देश की मीडिया की, इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सुधार की जरूरत है ना। और दूसरी बात यह है कि इस देश का मीडिया केवल इतने नैतिक रूप से एक बेईमानी भी इस देश के मीडिया में है, बहुत बड़ी बेईमानी जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो नैतिक बेईमानी इस देश के मीडिया में ये है कि कोई डाइवर्सिटी रिपोर्ट नहीं जारी करता। इतनी नैतिक, जैसे डाइवर्सिटी रिपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए कि अमेरिका में अलग अलग तमाम इंडस्ट्रीज जारी करती हैं कि कितने ब्लैक्स को वहाँ पर जॉब दी जाती हैं, कितने वाइट्स को दी जाती हैं, और कितने दूसरे रेसेस के लोग जो हैं जो पहुँचे हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों से, मैक्सिकन, इंडियन, है ना, एशियन। वो पूरी डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी होती है साल साल से, हर मीडिया जारी करता है। फिर हमारे यहाँ वो बेईमानी है। जैसे हम सोशल मीडिया ने उस कमी को पूरा कर दिया है। अगर टीवी अखबार में नहीं है तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर बाकी लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। ये चीज़ तो इसका कोई पैमाना मुझे नहीं मालूम कि उसने फेल किया है कि नहीं, क्योंकि अभी भी आप तमाम सोशल मीडिया, तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद एक बड़ी सच्चाई है कि टीवी का एक बड़ा प्रभाव है, प्रिंट मीडिया का एक बड़ा प्रभाव है, और वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो लोगों के ऊपर असर डालते हैं। वहाँ पर वो चीज़ मिसिंग है। ये सच्चाई अभी भी है। सोशल मीडिया ने चीज़ों को बदला होगा, उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उसने सूचनाओं का डेमोक्रेटाइजेशन किया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉम्प्ट, इमीडिएट उसके फ़ायदे हुए हैं गवर्नेंस के मामलों में। जैसे कि आपको सबको पता है कि इस देश के किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपको आपके साथ बदसलूकी होना, अगर आप थोड़ा सा भी नीचे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आपके साथ बदतमीजी होना वहाँ अंतिम सत्य है। थाने में चले जाइए, हर दिन की कहानी है, थाने दर थाने लोगों के साथ पुलिस वाले गाली गलौज और मारपीट में ही बात करते हैं, हर जगह एक सच्चाई है। लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा ये हुआ है, गवर्नेंस का एक फ़ायदा ये हुआ है, रीच हुई है कि अगर उस तरह की कोई चीज़ अब वीडियो पे आ जाती है तो फिर उस पर कार्रवाई भी हो जाती है, थाने के थाने सस्पेंड हो जाते हैं। ये उसकी ताकत है। लेकिन मेरा ये अभी भी नहीं मानना है कि कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया ने आके बदल दिया है लैंडस्केप को। अभी भी वहाँ पर कुछ ही पहले के मुकाबले आप तुलना करें तो मीडिया डेमोक्रेटाइज तो हुआ है। पहले तो मतलब जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों का कब्जा था, और सरकार के सेंसिटाइजेशन भी आया है। अब लोगों को भले ही बेमन से मान रहे हो, भले ही वो छोड़ने को तैयार नहीं हो, लेकिन ये स्वीकार्यता भी आई है कि हाँ, लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है उन जातियों का। लेकिन पीड़ित था पहले, वो उसका रिप्रेजेंटेशन टीवी अखबार की वजह से नहीं था। लेकिन अब चूंकि फेसबुक है, ट्विटर है, तो आप मना तो नहीं कर सकते हैं। अपनी बात कह रहा है, रख रहा है हर जगह। ये तो बदलाव आया है, तो वही सूचनाओं का जो वो हुआ है, और लोगों को मंच मिल गए हैं कहने के अपने। अब उसमें आपको वो सोफिस्टिकेशन नहीं रहेगा। एक दौर आएगा जब भारत में पत्रकारिता को उसके एथिक्स के लिए जाना जाएगा कि हाँ, आप पत्रकार हैं तो हिम्मती हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि मीडिया आंख और कान होता है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। रमन्ना साहब ने कहा था। हाँ, तो रमन्ना जी ने कहा। तो क्या ये दौर आएगा या लोग जाति धर्म से बाहर नहीं निकल पाएंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें। ये मतलब एक फिलोसॉफिकल सवाल तो हो सकता है सबू, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी परिस्थिति कभी नहीं होती आइडियल स्थिति। हमेशा फ्रिक्शन, घर्षण चलता रहता है। 24 कैरेट सोने, खरे सोने जैसा कोई कुछ होता नहीं। भारतीय पत्रकार कभी एथिकल नहीं होंगे, कभी
अपने जो जो जैसे कुछ हम लोग फौज में नौकरी कुछ- करते हैं हाँ। तो गोली खाने के डर से भाग तो नहीं जाएंगे। अगर हम पत्रकार हैं लेकिन तो कुछ लोग भागते हैं, फिर भी भगोड़े होते हैं सेना में, रेयर होता है। लेकिन तो यही मीडिया मैं में कह तो रहा हूं कि कभी- 99.99% जो लोग हैं वो अपने एथिक्स, अपने प्रोफेशन से नाइंसाफी कर रहे हैं। काम उनका ईमानदारी का होना चाहिए था, वो माउथपीस बने। नहीं, अभी इस तरह का ये सरलीकरण हो गया कि इस तरह की परसेंटेज, बहुत अच्छे इंटेंशन से लोग पत्रकारिता करते हैं, बहुत अच्छे इंटेंशन वाले लोग भी पत्रकारिता में हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस नाम बताइए कि नहीं, नाम किसी का लेना यहाँ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसी कितना स्थिति परसेंट? ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है कि एकदम आदर्श स्थिति हो जाए, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे या सारे लोग खराब ही होंगे। ऐसी आदर्श स्थिति कभी नहीं रहेगी। फ्रिक्शन नहीं, कुछ चलते टेलीविजन में रहेंगे। शानदार संपादक हुए जैसे एसपी सिंह, उनको जाति की भी समझ थी, रिलीजियस टेम्परामेंट की भी समझ बिल्कुल। थी। वैश्विक मामलों की भी समझ थी। आशुतोष जब जाति का मुद्दा बना देते हैं कांसीराम के थप्पड़ को, तो वो बैक होते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा संपादक आएगा जिसको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। मतलब मैं होपलेस थोड़ा ही नहीं हो सकते, हम होपलेस नहीं हो सकते, और खासकर फ्यूचर जिसको हमने देखा ही नहीं है उसके बारे में हम होपलेस नहीं हो सकते। अच्छे इंटेंशन वाले लोग होंगे, अच्छे नियत के लोग होंगे, अच्छी भावना के साथ, वो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। लास्ट में एक सवाल जो हम लोग रोज डिस्कस करते हैं कि यही सरकार अगर अब मान लीजिए नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री बन जाए, जैसे ही अभी बिहार में नीतीश कुमार आए, तो मीडिया क्रूएल तरीके से ईमानदार हो जाती है, ईमानदार ही नहीं, बहुत निर्दयी तरीके से ईमानदार हो जाती है। नहीं, ये और अभी हो नहीं जाएगी, वो हमने देख लिया। आपको अगर आपने ध्यान दिया, मतलब यही इसका होगा। मतलब अगर बीजेपी आर से सत्ता से हट जाएगी तो मीडिया फिर ईमानदार हो जाएगी। हाँ, वो बहुत साधारण सी बात है। आपने देखा होगा जिस दिन बिहार की सरकार बदली है उसके एक दिन बाद से 3 दिन लगातार मीडिया पर जंगल राज की खबरें चली। बिहार में लौटा जंगल राज, बिहार, ऐसा लग रहा था कि जैसे जब तक बीजेपी के साथ सत्ता में थे नीतीश कुमार, तब तक जंगल राज कहीं बिहार के बॉर्डर पे इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो खत्म, सरकार टूटी है और आरजेडी के साथ बनी है, तो वो आउटर सिग्नल पे खड़ी ट्रेन जंगल राज वाली एकदम से बिहार में बिना ब्रेक के एंटर मार गई। इसकी वजह है मतलब पत्रकारों की जाति। हाँ, कास्ट सिस्टम, क्योंकि वो डाइवर्सिटी है ही नहीं है न्यूज रूम में। ना वहां पर दलितों का रिप्रेजेंटेशन है, ना वहां पे अल्पसंख्यकों का है, ना वहां पे ठीक से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी और चीजें तो उसके बाद की हैं, जो आजकल चल रहा है कि एलजीबीटी, ये वो अदर कम्युनिटीज है, उनका तो बहुत बाद की बात है। अभी तो हम उन बेसिक स्ट्रक्चर को ही नहीं पूरा कर पाए वहां पर। आज एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको, बहुत मजेदार बात। आज से 5 दिन पहले लखनऊ में राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के जो अध्यक्ष हैं, तिवारी जी हैं एक, उन्होंने पत्रकारों और ब्यूरोक्रेट्स का सम्मान समारोह आयोजित किया। उस कार्यक्रम में सम्मान देने के लिए बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट, उस समय तक बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट जो थे उत्तर प्रदेश सरकार के, नवनीत सहगल थे, वो पुरस्कार दे रहे थे। अब मैंने वो वीडियो देखना शुरू किया और जिन पत्रकारों को सम्मान, ब्यूरोक्रेट्स को तो मैंने छोड़ दिया भाई कि वो आए होंगे, उन्होंने फिर भी क्वालिफिकेशन, और वो कह देंगे कि हम तो यूपीएससी और पीसीएस और लोक सेवा आयोग पास करके आए, अब भाड़ में जाइए। रिटायर लोगों की बात थी और वो इनकी, जिन पत्रकारों को सम्मानित किया गया ऊपर से नीचे तक मैंने देखना शुरू किया, लिटरली फलाने मिश्रा, फलाने शुक्ला, फलाने उपाध्याय, फलाने तिवारी, फलाने शर्मा और आयोजक फलाना तिवारी, ऊपर से लेके नीचे तक। सच्चाई तो ये लेकिन बाकी कम्युनिटी के लोग पत्रकारिता को प्रोफेशन बना भी नहीं रहे। पत्रकार उत्तर वो सब बेकार की बात है। आपने मौका दिया कि नहीं दिया, ये इतनी गंदी स्थिति है कि यहाँ महिला नहीं है एक, अच्छा महिलाएं भी नहीं थी, मुसलमान नहीं है एक, आप दलित और पिछड़ा की बात ही छोड़ दीजिए, एक सवर्ण महिलाएं तो अच्छा संपादक बनी है। मैं बताता हूँ वो ब्राह्मण पत्रकारिता में भी पुरुष ब्राह्मण पत्रकारिता का सम्मान हो रहा था, जिसको ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाताओं का सम्मान हो रहा है। ये हालत है। तो ये इतनी बेईमानी, डाइवर्सिटी। अच्छा, दूसरी अपारदर्शिता जो है ना, कि जैसे जब हम जाते हैं लोगों से अप्रोच करते हैं, भाई आप स्ट्रक्चर तो बताइए कि आपके यहाँ कितने लोग हैं काम करते हैं और पोजीशन पे, तो वो सूचना भी नहीं देता, साझा करता। इस जो मैं कह रहा था कि डाइवर्सिटी का जो मसला है कि कैसे डाइवर्सिटी रिपोर्ट यूएस का मीडिया जारी करता है कि हमारे यहाँ इतने ब्लैक हैं, इतने वाइट हैं, इतने इंडियन हैं, इतने लोगों को हमने इस बीच में नौकरी दी है, इस साल से, और इतना हमारा कमिटमेंट है। कोई कमिटमेंट ही नहीं है यहाँ पे, ये समस्या। तो ये अतुल चौरसिया थे। पूरी बातचीत कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस देश की मीडिया अपना काम भूल जाए वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, संविधान चाहिए,
तो आपको मीडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया मतलब जो जातिवाद, धार्मिक संप्रदायवाद, धार्मिक कर्मकांड और लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर पीड़ित के साथ खड़ा हो। मीडिया का मतलब न्यूट्रल जैसा नहीं होता है, जो पीड़ित के साथ हो, विक्टिम के साथ हो और जो सत्ता से सवाल पूछे। दरअसल जो आपको दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। जो छुपाई जा रही है आपसे वही सारी खबरें हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको ये मौका देता है कि आप सिर्फ सुनिए ही नहीं, रिस्पॉन्ड भी कीजिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।